हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टू टाइप्स होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, ये हमारा सेल है और ये सेल की लेट्स सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल यानी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है बट विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी इनपुट, यानी कि बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, बिना एनर्जी को यूटिलाइज किए जब भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस तरीके के मूवमेंट, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड ऑफ एनर्जी इनपुट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप हम पढ़ेंगे जो कि है डिफ्यूजन। सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है जिस जगह किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ज़्यादा है उसे हम हाई कंसंट्रेशन कहते हैं। लो कंसंट्रेशन है यानी कोई भी अमाउंट है और एक पर्टिकुलर जगह पर उसका अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें कोई भी सब्सटेंस है तो वो उसका मूवमेंट होगा उसके हाई कंसंट्रेशन से, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी उसके हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन पर उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। ऐसे प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का एक एग्जांपल लेंगे, देन आपको और क्लियरली डिफ्यूजन समझ आएगा। देखिए, ये हमारे सेल है। एक सेकेंड रुकिए, ये है सेल, ये सेल है। तो रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज CO2, कई बार क्या होता है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे CO2 की कंसंट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल। ठीक है, और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। ठीक है, ऐसे केस में डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। ऐसे केस में डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर होता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है दैट CO2 विल मूव आउट ऑफ द सेल। CO2 जो है वो सेल के बाहर चला जाएगा। इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए CO2 विल मूव आउट ऑफ द सेल। ठीक है, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पर CO2 मूव करेगा। तो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन लो है। तो CO2 इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पर जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज नथिंग बट when substances move from its higher concentration to its lower concentration, it's known as diffusion। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, O2 का। ये सेल है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द सेल।
ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड द सेल, यानी ऑक्सीजन जो है विल एंटर इनटू द सेल, ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगी, यानी अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन पर मूव करेगी। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, इसमें भी डिफ्यूजन अकर हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक और चीज़ ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखिए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर ही होगा, दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर सब्सटेंसेस और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन क्योंकि अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे तो उससे रिलेटेड टॉपिक को भी अभी हम नहीं छेड़ेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको डिफ्यूजन का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब हम ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस की बात करते हैं। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस छोड़िए, हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, यानी फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। दोनों ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर, मतलब सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में जिन सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है कोई। इट कैन बी लिक्विड और इट कैन आइदर बी गैस, बट इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि हमने क्यों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को अलग रखा है। ठीक है, डिफ्यूजन में जो सब्सटेंसेस हैं जिनका मूवमेंट हो रहा है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन इन ऑस्मोसिस जो सब्सटेंसेस है वो सिर्फ सॉल्वेंट होता है, उनका मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखेंगे। देखिए आपकी बुक में बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इन सब सॉल्यूशंस में जब हम एक सेल को डालेंगे तो उस सेल की क्या कंडीशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक बीकर लेंगे हम, ठीक है, और उसमें हम सॉल्वेंट यानी वाटर, ठीक है, जो आपका लिक्विड है, जो आपका वाटर है, दैट इज योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो चीज़ होती है जिसको आप सॉल्वेंट से मिक्स कर रहे हो, दैट इज सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, राइट, इनको आप मिक्स करते हो सॉल्वेंट में यानी वाटर में मिक्स करते हो, तो शुगर सॉल्ट क्या है, दे आर सॉल्यूट्स। ठीक है, कोई भी सॉल्यूट ले सकते हैं आप। ठीक है, एंड सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा है, यानी हमको अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाना है। तो यहाँ पे हमने अपने सॉल्वेंट का, नॉट सॉल्यूट, सॉरी,
गलत बोल दिया मैंने, सॉल्वेंट का, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा रखना है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हमें कम रखना है। ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे एक सेल, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट हमने जो सॉल्यूट है वो कम लिया है, सॉल्यूट का कैसा है, कम है, और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें सेल की क्या कंडीशन होगी उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं सारे आपको सॉल्यूशंस के नाम बता देती हूँ। ठीक है, देन हम हर एक सॉल्यूशन में सेल की क्या कंडीशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक बीकर लिया हमने, ठीक है, वहाँ पे हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल रखी। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की ही कंसंट्रेशन हमने इक्वल रखी। तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक सेल भी बना देते हैं, सेल की क्या कंडीशन होगी वो भी हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा रहता है, सॉरी सॉल्यूट है ये, सॉल्यूट है ये, इट्स अ सॉल्यूट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हम ज़्यादा रखते हैं और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हम कम रखते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इस केस में जो एक्सटर्नल मीडियम है सेल का, हम देख सकते हैं सेल का एक्सटर्नल मीडियम जो है ये सेल है, और सेल का आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल मीडियम है ना यहाँ पे, उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, ये देखिए, हाँ, तो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, ज़्यादा है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और सेल के अंदर जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो ऑफ कोर्स कम होगा, है ना, जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन दी सेल। तो इस वजह से, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर यानी सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा। जो वाटर है यानी जो सॉल्वेंट है, इट विल मूव इनसाइड द सेल, इट विल एंटर द सेल। ठीक है, वो सेल के अंदर मूव करेगा, है ना, क्योंकि सेल के अंदर जो वाटर या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो कम है देन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। और इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जो सॉल्वेंट है इट विल मूव इनसाइड द सेल और इट विल एंटर द सेल। तो इस प्रोसेस को हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है,
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसमें जो सेल है, क्योंकि पानी जो है वो सेल के, जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में जो हमारा सेल है वो स्वॉलन अप हो जाता है, फूल सा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सेल है वो स्वॉलन अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? स्वॉलन अप हो जाता है, स्वॉलन अप हो जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ एनिमल सेल की। ठीक है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बलून लेंगे, आप उसको फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा बलून। उसी तरीके से सेल के अंदर जब पानी भरता जाएगा, सॉल्वेंट भरता जाएगा, तो वो स्वॉलन अप हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उतने हाई प्रेशर को विद स्टैंड नहीं कर पाएगी और वो क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात थी एनिमल सेल की। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में हम कहते हैं कि जो सेल वॉल है इट बिकेम टर्जिड। ठीक है, टर्जिड क्यों हो गई? अब ध्यान से देखिए, ये हमारा सेल है, ऑफ एनिमल सेल है, ये सेल वॉल है। ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। लेट्स सपोज मान लेते हैं ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, अब क्या होगा? जब एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस इसमें होगा, ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो बर्स्ट हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल गेट बर्स्ट। क्यों बर्स्ट हो जाएगी? क्योंकि इतने हाई प्रेशर को वो विद स्टैंड नहीं कर पाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सेल वॉल का एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो सेल वॉल जो है वो इतने ज़्यादा हाई प्रेशर को भी विद स्टैंड कर सकती है। इवन उसके अगेंस्ट एक मतलब अगेंस्ट में प्रेशर एक्सर्ट करती है जो सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सेल वॉल विल नॉट बर्स्ट, सेल वॉल will not get burst। क्यों बर्स्ट नहीं होगी? क्योंकि सेल वॉल का एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल रिजिड होती है, तो सेल वॉल विल नॉट बर्स्ट। इंस्टेड वील से दैट सेल वॉल हैज बिकम टर्जिड। ठीक है, बल्कि हम ये कहेंगे कि सेल वॉल जो है वो टर्जिड हो चुकी है। सेल वॉल हैज बिकेम टर्जिड ड्यू टू विच प्रोसेस? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। यानी जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस, देखिए ये भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमने देखा कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है इन दी सेल, इनसाइड दी सेल। ठीक है, लो है, और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो इसलिए जो सॉल्वेंट है विल मूव इनसाइड द सेल, आई मीन सॉल्वेंट विल एंटर इनटू दी सेल। ठीक है, तो इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही हो रहा है, क्योंकि इनसाइड द सेल हो रहा है यानी सेल के अंदर एंटर कर रहा है सॉल्वेंट, तो इसलिए हम इसको एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, ये बात थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दे आर इक्वल। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। ठीक है, यानी सेल के अंदर जितना सॉल्वेंट है उतना ही सॉल्वेंट सेल के बाहर है, इसलिए आप कह सकते हैं देयर नो नेट गेन और नेट लॉस। ठीक है, यानी ना तो इसमें सॉल्वेंट का लॉस होगा, ना ही कोई लॉस होगा, ना ही कोई गेन होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो
सॉल्वेंट का मूवमेंट है या फिर वाटर का मूवमेंट है वो नील रहेगा। यहाँ पे देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी सेल। ठीक है, ना तो सेल वाटर गेन करेगा ना ही सेल वाटर लूज करेगा। तो यहाँ पे ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सेल के बाहर भी इक्वल होता है और सेल के अंदर भी इक्वल होता है उसका कंसंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें जो सेल की कंडीशन है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ना तो सेल वाटर गेन करेगा ना ही सेल वाटर लूज करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। सेल के अंदर भी क्या होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा जो सेल है उसके अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे सॉल्यूट ज़्यादा है लेकिन सॉल्वेंट तो कम है ना। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से वही ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर मूवमेंट होगा। और लो कंसंट्रेशन कहाँ पे है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल में, यानी सॉल्वेंट जो है उसकी लो कंसंट्रेशन है आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल पे, है ना। यानी सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है ऑफ दी सॉल्वेंट, यानी सेल के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है। तो इसलिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर मूवमेंट होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा सेल है इट विल लूज सॉल्वेंट या फिर वाटर लिख लीजिए, इट विल लूज सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें वो सॉल्वेंट लूज करेगा नहीं, वाटर लूज करेगा, है ना। इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इट विल लूज वाटर, वो अपने अंदर का जो सॉल्वेंट है वो बाहर भेज देगा, राइट, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। क्यों हो रहा है यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, तो इस वजह से वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, राइट। तो क्या होगा, जो सेल है इट विल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेल है उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, वो क्रीनेटेड हो जाएगा इस तरीके का, देखिए क्रीनेटेड हो जाएगा या फिर आप कह सकते हैं श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, और एनिमल सेल में से हम कह सकते हैं क्रीनेटेड हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में हम कहते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड हो गया सेल। ठीक है, जब प्लांट सेल में एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो हम कहते हैं कि सेल जो है इट हैज़ बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लांट सेल में हम कहते हैं कि जो सेल है इट हैज़ बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, और प्लांट सेल में हम एक्सोऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम कह सकते हैं प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं इन प्लांट सेल्स। ठीक है, जहाँ पे जो लिविंग प्लांट होता है वो वाटर को लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, और फिर क्या होता है, जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से अवे चला जाता है इस तरीके से। देखिए यहाँ देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म है वो ये सेल वॉल है हमारी, तो सेल वॉल से अवे चला जाएगा, इस तरीके से हमको कुछ देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, और
हम कहते हैं कि हमारा सेल जो है वो ऐसे केस में प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, श्रिंक कर चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सेल को हमको हमें सेल जो है उसको वापस उसकी पहले वाली कंडीशन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। ठीक है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाइपोटोनिक यानी जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे। उससे क्या होगा, जो सेल है वो वापस वाटर गेन करेगा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस और वो टर्जिड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जिसमें जो हमारा सेल है वो वाटर को गेन करता है। ठीक है, यानी एक बार प्लाज्मोलाइज्ड होने के बाद जब हम वापस उसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, डीप्लाज्मोलाइज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो सेल है वो दोबारा वाटर गेन करता है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस और वापस जो सेल वॉल है वो टर्जिड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एनिमल सेल लाइक आरबीसी, तो आरबीसी की तरह जो एनिमल सेल्स हैं, इट बर्स्ट एंड हीमोलाइज। तो एनिमल सेल के जो आरबीसीज होते हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आरबीसीज जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं एंड हीमोलाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जब हम आरबीसीज को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाइपोटोनिक मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो जब हम आरबीसीज को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इट विल गेट हीमोलाइज्ड, वो हीमोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, दे श्रिंक एंड शो क्रीनेशन when placed in a hypertonic solution। तो आरबीसीज को जब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो फिर वो श्रिंक कर जाएगा। अभी अभी हमने देखा, अगर हम उसको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो हीमोलाइज हो जाएगा, अगर हम उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो फिर वो श्रिंक हो जाएगा या फिर क्रीनेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, their size remains normal when placed in a isotonic solution like Ringer's solution। तो जब हम किसी भी आरबीसी को जब हम किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तो देर इज नो नेट गेन ऑफ वाटर। ठीक है, नॉट देर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, ना तो अंदर ना ही बाहर की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है। ठीक है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम रिंगर सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का हमारा ये टॉपिक ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, जिसमें हमने एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, क्यों होता है, एंडोऑस्मोसिस कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कब एक्सोऑस्मोसिस होगा, कब एंडोऑस्मोसिस होगा। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।